हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सीक्रेट स्टडी पे। तो मैं महक खान एक न्यू टॉपिक पे अगेन आपके लिए वीडियो लाई हूँ, जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन। ठीक है, तो ये हमारा बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर पोल साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग भी है ये साथ ही साथ। तो हमारा जो पेपर का नाम रहेगा वो एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने न्यू चैप्टर को। तो यहाँ हम शुरू करते हैं अपने न्यू टॉपिक को। यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन का। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव देश के समृद्ध इतिहास, विविध राजनीतिक परंपराएं और प्राचीन दार्शनिक विचारों में गहराई से स्थापित है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया शॉर्ट में अगर हम देखेंगे, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, ये देश के काफ़ी जो रिच हिस्ट्री है, इसकी इतनी ज़्यादा हिस्ट्री है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से कुछ चीज़ें ली गई हैं, और जो हमारी विविध राजनीतिक परंपराएं हैं, उनसे कुछ चीज़ें ली गई हैं, और जो प्राचीन दार्शनिक विचार, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफिकल, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का मिश्रण से हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन की नींव स्थापित होती है। उसके बाद भारतीय राजनीति चिंतन की नींव को समझने के लिए हमें निम्नलिखित पहलू होगा यहाँ पे, ठीक है, पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ही रिलेटेड कुछ पहलू दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा धर्म। अब धर्म जब हम वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जो हमारा रिलीजन है वो। बट पॉलिटिकल साइंस में कहीं पर भी ये नहीं होता है कि धर्म का मतलब हमारे रिलीजन से हो। हाँ, कहीं कहीं होता है, बट हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें इस धर्म वर्ड का मीनिंग समझना होता है। अब यहाँ पे क्या है, धर्म हम अपने रिलीजन से भी रखेंगे, और साथ ही साथ धर्म हम कर्तव्य को भी बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा धर्म है अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और पढ़ के एक अपना अच्छा करियर बनाना, ये मेरा धर्म है। कोई डॉक्टर है तो उसका जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करना, ठीक है, उनको सबसे अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये उनका धर्म है। उसके अलावा टीचर है कोई, तो टीचर का धर्म है कि वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोवाइड कराए, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाए। ठीक है, तो हमारे जो कर्तव्य हैं हम उसको भी धर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं परिभाषा क्या है इसकी। धर्म भारतीय दर्शन में एक मौलिक अवधारणा है जो किसी के नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारियों को संदर्भित करता है। नैतिक कर्तव्य यानी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो, और जिम्मेवारियाँ, ठीक है। इसे अक्स इसे अक्सर, ठीक है, अक्सर धार्मिकता, और धार्मिकता यहाँ पे आगे जैसे मैंने भी बताया था आपको, और नैतिक कानून से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो मैंने आपको भी समझाया वो ही यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद आता है प्रभाव, कि धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है। तो धर्म भारतीय राजनीतिक विचार का मूल है जो शासन की नींव, नैतिक नींव पर जोर देता है। ठीक है, ये बताता है कि किस तरीके से शासक को शासन करना चाहिए। ये शासक को उनके कर्तव्यों में मार्गदर्शन करता है और न्यायपूर्ण और नैतिक शासन के महत्व पर जोर देता है। तो यह हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है सेकंड पॉइंट, यानी सेकंड पहलू। तो ये है कर्म। कर्म क्या होता है? जो कार्य हो रहा है, यानी जो कार्यवाही चल रही है वो भी कर्म है। और सेकंड, उसका जो परिणाम निकला काम का, वो भी कर्म है। जैसे हम बोलते हैं ना कर्मा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, सेम थिंग, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाला कर्म। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? कर्म यह कर्म यह विश्वास है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है, चाहे इस जीवन में हो या अगले जीवन में। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? कर्म राजनीति में जवाबदेही के विचार की पुष्टि करता है, कि यानी कि ये बताता है कि जिस तरीके का जो शासक है वो काम कर रहा है, या जो वहाँ पे जो भी प्रशासन चला रहा है वो काम कर रहा है, उसको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। ठीक है, जनता को या उससे जो भी क्वेश्चन करेगा उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि जो जैसा वो कर्म करेगा उसी तरीके से उसको वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें जवाबदेही का विचार स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद नेताओं और नागरिकों से जिम्मेवारी पूर्वक कार्य कराने की अपेक्षा की जाती है, यह जानते हुए भी कि उनके कार्यों का व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर परिणाम होता है।
ठीक है। तो हम जैसा कार्य कर रहे हैं, अगर मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ तो सिर्फ वो मेरे लिए ही अच्छा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर मैं कोई बुरा काम कर रही हूँ तो वो मेरे लिए ही बुरा नहीं होगा, साथ साथ वो उसका जो इफेक्ट है वो सोसाइटी पे भी गलत पड़ेगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पता चलती है। नेक्स्ट आती है यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है वर्ण। ठीक है, और जाति व्यवस्था। इससे तो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। इसको मैं एक बार परिभाषा इसकी बता देती हूँ, फिर समझाऊंगी। तो जाति व्यवस्था भारत में एक पदानुक्रम सामाजिक संरचना है। ठीक है, जो व्यक्तियों को जन्म के आधार पर विशिष्ट समूह में बांटती है। ठीक है, यहीं से हम स्टॉप कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स में क्या पढ़ा कि हमारे जो भारत है उसमें सबसे पहले आता है रिलीजन, रिलीजन के बाद भी आता है एक और जो कैटेगरीज आती हैं, वो आती हैं जाति। ठीक है, तो जाति को अगर हम अपने जो पुराण हैं, जो वेद हैं, उनके अनुसार देखें तो जाति को 4 वर्णों में बांटा गया। ठीक है, अब कौन से वर्ण हैं वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कर्म के हिसाब से, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कर्म के हिसाब से बटे हुए हैं ये। तो यहाँ पे जो ये पदानुक्रम ही है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, एंड इन द लास्ट हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये बच्चे के जन्म के साथ ही निर्धारित कर दिए जाते हैं, जैसे हमारे धर्म होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बच्चा मुसलमान जाति में पैदा होता है तो वो भी मुसलमान होगा, अगर वो सिखिज़्म में पैदा होता है तो वो भी सिख होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। तो इसमें पारंपरिक रूप से मुख्य 4 वर्ण होते हैं जो मैंने आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये तो हम अपनी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ब्राह्मण वो होते हैं जो शिक्षा देते हैं, ठीक है, और अध्ययन करते हैं, अध्ययन करवाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं। ठीक है, क्षत्रिय होते हैं जो युद्ध करते हैं, रक्षा करते हैं। वैश्य होते हैं जो व्यापार करते हैं। ठीक है, और शूद्र होते हैं जो इन तीनों के तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है वर्ण और जाति व्यवस्था का। तो जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सामाजिक संबंधों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शक्ति की गतिशीलताओं को प्रभावित करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे राजनीति में आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का पॉलिटिक्स में खास कितना रोल होता है। तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी उसका उतना ही रोल है। उसके बाद आ जाता है धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ कौन से हो गए, जैसे कुरान पाक हो गया, ठीक है, बाइबल हो गई, वेद हो गए, पुराण, और जितने भी ग्रंथ होते हैं जैसे अर्थशास्त्र और वेद हो गए, ये सभी के सब हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। इसकी परिभाषा क्या आ जाती है, धार्मिक ग्रंथ एक्चुअल में होते क्या, अगर हम डिफाइन करना चाहें उसको, तो प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत में नैतिक और राजनीतिक शिक्षाएं शामिल होती हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि यही नहीं है कि अगर हम ये धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे धर्म से रिलेटेड ही नॉलेज मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है, राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, काफ़ी सारे ऐसे हैं ग्रंथ, मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वेद। ठीक है, वेदों के बारे में सभी लोग जानते होंगे, खासकर जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका अवलोकन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो वेद हिंदू धर्म में सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ हैं। मुख्य रूप से धार्मिक होते हुए भी इसमें दार्शनिक और नैतिक शिक्षाएं शामिल होती हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि दार्शनिक और नैतिक कैसे होती हैं तो आप एक बार वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो भी मिलेगी, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं किस तरीके से वेदों में और धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर आप सामवेद को देखेंगे तो सामवेदों में 7 सुरों का मिलता है, वो नैतिक शिक्षा हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो और भी ग्रंथ हैं जिससे हमें धार्मिक के साथ नैतिक और दार्शनिक जो शिक्षाएं वो मिलती हैं। उसके बाद आता है जो भारतीय राजनीतिक विचार को प्रभावित करती हैं और धर्म और कर्म जैसे अवधारणाओं वेदों से उत्पन्न हुई है। यहाँ पे हमने वेद भी देख लिए। अब देख लेते हैं रामायण। तो रामायण के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। रामायण धर्म, भक्ति और एक आदर्श शासक के गुणों के विषय की पड़ताल करती है। यह मान, नैतिक मूल्य, सम्मान और
सत्य की खोज पे महत्व देती है। ठीक है, तो रामायण क्या है, जो राम जी से रिलेटेड जो पाठ है वो है, ये ग्रंथ है। इसके अंदर जो राम जी का वनवास है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत धर्म, न्याय, नैतिक और मानवीय कार्यों के परिणाम में जटिल विषयों पर प्रकाश डालती है। तो रामायण में बेसिकली जो युद्ध हुआ था उसके बारे में है। ठीक है, उससे हमें न्याय के बारे में, धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में और मानवीय कार्यों के परिणामों के बारे में भी पता चलता है। और नैतिक दुविधाओं को को उठाने, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये इसकी लाइन नहीं है। मानव संभव के जटिलताओं का पता लगाता है। ठीक है, संभव जटिलताओं का पता लगाता है। अगर हम चाहें तो जो रामायण है उसको हम पढ़ सकते हैं। उसके अलावा महाभारत है, इसमें हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है, सिर्फ धर्म की ही नहीं मिलती है, और भी चीज़ों की मिलती है, जैसे किस तरीके से युद्ध हुआ था महाभारत में, महाभारत का युद्ध का रीज़न क्या था, वहाँ पे फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी काफ़ी सारे मॉरल मिलते हैं। उसके अलावा रामायण में राम जी जैसे जो सर्वगुण संपन्न पुरुष होते हैं उनकी एक मिसाल हमें मिलती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? यह ग्रंथ शासन के लिए दार्शनिक और नैतिक आधार प्रदान करते हैं। वह न्याय, नेतृत्व और उन सिद्धांतों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है जिन्हें राजनीतिक शासकों को नियंत्रण करना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, वेद देखते हैं, पुराण देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो इससे हमें एक राजा की भूमिका का पता चलता है कि एक अच्छे राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है दार्शनिक विश्वविद्यालय। ठीक है, तो परिभाषा क्या है दार्शनिक विद्यालय की, आखिर ये होता है क्या है? तो भारत में दार्शनिक विद्यालयों को एक समृद्ध परंपरा है। प्रत्येक स्कूल जीवन, वास्तविकता और नैतिकता पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तो जो दार्शनिक विद्यालय होते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे, अगर हम नॉर्मली स्कूल्स देखें जिसमें हम पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें भी देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पढ़ने लिखने के साथ हमें ये पता चलता है हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमें जो मॉरलिटी हमारे अंदर होती है वो हमारी जन्मती है कि हमें किस तरीके से अपना लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें स्कूल से सीखने को मिलती है, नॉर्मल स्कूल से। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? दार्शनिक विद्यालय अस्तित्व की प्रकृति, स्वयं और ज्ञान की खोज के विचारों को आकार देकर राजनीतिक विचार में योगदान करते हैं। यानी कि दार्शनिक विद्यालयों से हमें अस्तित्व की प्रकृति, यानी हमारा जो, हम अगर अस्तित्व है हमारा इस दुनिया में तो क्यों है, किस तरीके से है, ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। स्वयं को खोजने की हमें शक्ति मिलती है, ज्ञान को खोजने के बारे में पता चलता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति से रिलेटेड है। ठीक है, ये राजनीति जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि रियल पॉलिटिक्स वाला, हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ पॉलिटिक्स होती है उसके रिगार्डिंग है ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। तो मनुस्मृति के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी चर्चित है ये ग्रंथ। तो परिभाषा क्या है इसकी? धर्मशास्त्र प्राचीन ग्रंथ है जो कानून, नैतिकता और शासन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। विशेषकर मनुस्मृति इस श्रेणी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो धर्मशास्त्र है एक, ठीक है, ग्रंथ। धर्मशास्त्र का एक पार्ट है मनुस्मृति। ठीक है, तो इससे हमें कानून के बारे में, नैतिकता के बारे में, शासन के बारे में एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। धर्मशास्त्र परिवार, विवाह, जाति व्यवस्था, अनुष्ठान और नैतिक व्यवहार सहित जीवन के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डालती है। वे व्यक्तियों के वर्ण और आश्रम पर आधारित भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। तो एक ये ग्रंथ है मनुस्मृति जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, या अगर हम मान लें कि धर्मशास्त्र जिससे हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वैसे तो सभी धार्मिक ग्रंथ हमें पढ़नी चाहिए, सभी से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। देन इसका हम पढ़ लेते हैं प्रभाव।
यह ग्रंथ नैतिक और कानूनी सिद्धांतों में विस्तृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्हें शासकों और नागरिकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वह न्याय, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के मुद्दे को संबोधित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्थशास्त्र। तो इससे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है धर्मशास्त्र के बारे में। मैंने एक पर्टिकुलर 2 वीडियोस बनाई है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइएगा धर्मशास्त्र जो है वो किसके द्वारा रचित है, रचयिता कौन है उनकी। तो अर्थशास्त्र राज्य कला, शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर एक प्राचीन ग्रंथ है। यह राज्य के काम का शासन, जिम्मेदारियां, कराधान और सैन्य रणनीति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ठीक है, तो उधर अर्थशास्त्र हमें क्या पता चलता है, शासन किस तरीके का होना चाहिए, न्याय व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए, कूटनीति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो हमें इससे बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त होती है। उसके बाद आ जाता है अर्थशास्त्र में कानून, न्याय, विदेशी नीति, जासूसी, आर्थिक प्रबंधन सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह किसी राज्य के प्रशासन पर व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम एक राज्य में अच्छे से शासन चला सकते हैं। वैसे तो हम सारे ग्रंथ पढ़ के अच्छे से शासन चला सकते हैं, क्योंकि हमें हर जगह से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है अर्थशास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक मूलभूत कार्य माना जाता है और शासन की अंतर्दृष्टि से इसका अध्ययन जारी है। आज के टाइम पे भी हम वैसे हर ही ग्रंथ हैं जो धार्मिक, उनका अध्ययन करते हैं। बट हाँ, ये जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, मनुस्मृति है, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको बहुत रुचि से लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो है ना, इनकी कहीं ना कहीं आलोचना भी थोड़ी बहुत की जाती है। मनुस्मृति की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि उसमें जो जाति व्यवस्था से रिलेटेड हर चीज़ों को जाति से जोड़ के देखा गया है, तो उस वजह से उसका जो है उसकी भी आलोचना की जाती है, तो इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आधुनिक राजनीतिक चिंतन, यानी हमारा जो राजनीतिक चिंतन है अभी करंट टाइम पे किस तरीके का है, मॉडर्न टाइम पे। तो इसकी परिभाषा है आधुनिक भारतीय चिंतन विचारक जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस ने समकालीन राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि इनका भी जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर आ जाता है इसका प्रभाव। तो लोकतंत्र, ठीक है, हमें आज़ादी दी, लोकतंत्र की स्थापना हुई, धर्मनिरपेक्षता का कानून बना, सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठी, राष्ट्रवाद के नारे लगे, पर इनके विचार ने आधुनिक भारतीय राजनीतिक और शासन की गहराई को आकार दिया। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं समकालीन राजनीतिक बहस, कि हमारा जो बहुत लंबे टाइम से एक ही टॉपिक पे बहस चली आ रही है, हम कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता। आप लोग खुद जानते होंगे धर्मनिरपेक्षता के लिए कितने आंदोलन भी होते हैं, कहीं इसको जीत मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, कुछ आंदोलन को कुचल दिया जाता है, कुछ बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं और कुछ को सफलता मिलती भी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता बेसिकली क्या होता है, जिनको नहीं पता है बता देती हूँ इन शॉर्ट। सभी धर्मों का पालन करना, किसी भी धर्म की आलोचना ना करना, अपने धर्म का प्रचार हम कर सकते हैं, ये हमें संविधान के थ्रू हमें प्रोवाइड किया हुआ मौलिक अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आता है संघवाद। संघवाद जो दो सदनीय जो हमारी लोकतंत्र चल रहा है वो है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सरकार और हमारी जो राज्य सरकार है वो दोनों मिलके आपस में काम करेंगी। ठीक है, जिससे हमारे देश में बढ़ोतरी हो सके और उसकी जो क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसमें शासन अच्छे से हो सके, कल्याण हो, सभी का जन कल्याण हो, वो चीज़ आ जाती है इसमें। पर्यावरणवाद, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। लैंगिक समानता, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, महिला पुरुष में सभी समान है, सबको समान अवसर प्रदान होने चाहिए। और मानवाधिकार, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तो, मानवाधिकार पर चल रही बहस समकालीन भारतीय राजनीति की सोच का आकार देती है।
इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं आज की डेट में? यह वैसे भारतीय राजनीतिक विचार की गतिशीलता और विकासशीलता प्रगति को दर्शाता है, क्योंकि यह वर्तमान चुनौतियां और वैश्विक प्रभावों के अनुकूल है। ठीक है, तो इस पे बहस चल रही है, कहीं इसको सफलता मिलती भी है, कहीं पे इस आंदोलन को कुचल दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं, अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। तो ये आज भी ये बहस के मुद्दे बने हुए हैं। बट हाँ, जहाँ पे इसको सफलता मिलती है, जहाँ पर ये जो आंदोलन कार्य करते हैं, वहाँ पे कुछ हद तक समानता बढ़ती है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी सबको इक्वली डिवाइड हो जाती है। हमने ये जो अभी तक का टॉपिक कवर किया है, अब इसका जो हम निष्कर्ष है वो देख लेते हैं। तो भारतीय राजनीतिक विचार प्राचीन ज्ञान, सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक विचार को विकसित विचारों की एक जटिल परस्पर क्रिया है। यह एक बहुआयामी ढांचा प्रदान करता है जो भारत में शासन और समाज की जटिलताओं को सुलझाने में राजनीतिक नेताओं और नागरिकों का मार्गदर्शन करती है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, इस चीज़ों से हमें क्या पता चला कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे हम आज की राजनीति को भी ठीक से चला सकते हैं। जो हमारी प्राचीन राजनीति थी वो जिस तरीके से थी, उसकी जो कमियां उसको दूर करके हम मॉडर्न टाइम पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ से हमने एक एक करके एक पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो चिंतन था, भारतीय राजनीतिक चिंतन, वो किस तरीके से शुरू होता है, कहाँ कहाँ हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और एंड में हमने यहाँ पे निष्कर्ष भी देख लिया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, ये भी कवर हो जाता है। इस वीडियो के मैं दो छोटे छोटे दो पार्ट्स और डालूंगी जहाँ पे मैं इसको बिल्कुल कवर कर दूंगी। ठीक है, आपका हाफ सिलेबस तो मैंने अभी तक कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है मुझे उसका जवाब बताइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।